शेर अर्ज। तेरी इस भूल का एहसान, तेरी इस याद का शुक्र, तेरी इस भूल का एहसान, तेरी इस याद का शुक्र, मुझे तो भूल गया मेरे गुनाह याद रहे। तवाइफों की जिंदगी में यही घटित हुआ। उन्होंने समाज के लिए जो योगदान था वो तो लोगों ने नकार दिया। उनको सारी तवाइफों में सिर्फ कोठे वालियां ही दिखाई देने लगी। संयोग कुछ ऐसा बना कि हमारी हिंदी वांग्मय निधि के श्री मनीष अवस्थी और श्री शैलेंद्र द्विवेदी जी हमारी महोदया कंचन जी के पास 36 पुस्तकों की एक माला प्रेजेंट करने के लिए ले गए थे श्री डॉक्टर राजकुमार जी को। तो उसको इधर उधर पलटने के बाद एक सबसे बड़ा प्रश्न वहां ये उठा कि बिना तवाइफों के बारे में कुछ लिखे लखनऊ का इतिहास अधूरा है। ये बात मन को खटक गई। अब हम लोगों की जब एक बैठक हुई हिंदी वांग्मय निधि की, हमारे श्रद्धेय कपूर साहब, अरविंद चतुर्वेदी जी और जितने भी मतलब सब बना कि ये बात तो सही है, लेकिन विषय इतना जटिल था कि इसमें बहुत ही संभल कर लिखने की आवश्यकता थी। उधर फुलझड़ी छोड़ने के साथ हमारी कंचन जी ने आए दिन भाई वो किताब का क्या हुआ, उस किताब का क्या हुआ। तो अंततः गत्वा मुझको ये दायित्व सौंपा गया कि आप पंडित जी हैं, आप ही इसको लिख सकते हैं। तो हमने कहा चलो भाई लिखते हैं। और कुछ ऐसा संयोग था चूँकि पंडित भारतेंदु वाजपेयी जी के चरणों में बैठा था, जिनसे मैंने सितार सीखा था। वहाँ उस्ताद अहमद जान थिरकवा के अतिरिक्त अन्य बड़े बड़े ख्यात कलाकार आते थे, उनसे इन सब चीज़ों की चर्चा होने लगती थी। इसलिए ज़हन में कहीं इनका इतिहास था। इसके अतिरिक्त हमने पुस्तक और लिखी थी इसी हिंदी वांग्मय निधि की, हमारा लखनऊ पुस्तक माला में प्रकाशित हुई थी, लखनऊ के संगीतकार। उस पुस्तक के लेखन की प्रक्रिया में अध्ययन कर रहा था तो हर जगह तवाइफों का जिक्र, तो उनमें तभी मुझे खटक रहा है कि हर जगह जब इनका योगदान दिखाई दे रहा है तो इनके बारे में लिखा क्यों नहीं गया। एक तो रुवासी थी, फिर भैया आ गए, मन में भावना पहले ही थी, कंचन जी का दबाव पड़ा, मनीष अवस्थी जी और हमारे ये शैलेंद्र ये द्विवेदी जी और हमारे अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने कहा कि इसको करेगा। इसको करने बैठा तो इसमें मैं शैलेंद्र द्विवेदी जी का एक आभार व्यक्त करता हूँ। पहले मेरे पास मटेरियल था, लेकिन उन्होंने पता नहीं कहाँ से ला के और भी मटेरियल दिया, फिर सबको अध्ययन करके एक निश्चित स्थिति में पहुँचा कि तवाइफों की वास्तव में जीवन शैली क्या है। ये तो पृष्ठभूमि रही जिसके अंतर्गत इस पुस्तक का लेखन हुआ और प्रकाशन हुआ। और एक बात और भी कह दूँ कि हमारी कनक जी ने ये भी कहा कि इसका विमोचन हम ही करवाएंगे। ये मेरे लिए और गौरव की बात होगी, क्योंकि मैंने सोचा जहाँ से प्रेरणा मिली और जहाँ बात आकर समापित हुई तो इसका विमोचन भी यहीं से हो, अच्छा हो। तो हम लोगों को ये अच्छा लगा जो आज हम लोग इसके लिए एकत्रित हुए हैं। ये भूमिका रही जिसके अंतर्गत इस पुस्तक का लेखन हुआ। इसके आगे अगर कोई प्रश्न अपने पुस्तक के बारे में कदम रखना संभल के महफिले जिंदा में हो जाहिर, यहाँ पगड़ी उछलती है इसे मैखाना कहते हैं। ये कोठा भी किसी मैखाने से कम नहीं था। इस पुस्तक के लेखन की प्रक्रिया में सबसे पहले मुझे गजल के इतिहास को पढ़ना पड़ा, कारण कि जिसे मुजरा कहते हैं वो गजल की देन थी। मुजरा का प्रारंभ ही गजल से हुआ, तो ये मन में आया कि ये गजल कहाँ से आई। तो पता चला कि ये अफगानिस्तान और पर्शियन से अपना उस लिपि से आई थी। वहाँ से अजमेर में चिश्ती के दरगाह में कव्वाली के रूप में वो पनपने लगी। बहुत संक्षेप में बताने का प्रयास करूँगा।
वहाँ से फिर अमीर खुसरो के पास आई, जहाँ ये उर्दू और हिंदी के इनको लेकर थोड़ा फिर शायरी बनी। वहाँ से खिसकती हुई वो दिल्ली में आई, और दिल्ली में गज़ल में आकर जो वहाँ कव्वाली और धार्मिक रूप था, उसने फिर मुजरे का रूप हुआ। मुजरे का रूप इसलिए हुआ कि उसमें जब हुस्न और इश्क की बात आ गई तो उसमें फिर दरबारें जुटने लगी और उसको लोग सुनने लगे। वहाँ से फिर वो खिसक कर दिल्ली में आई और मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार के समय तक काफ़ी पनपी। लेकिन तभी नादिर शाह का वहाँ आक्रमण हुआ। मोहम्मद शाह रंगीले के बारे में लोगों की अवधारणा क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे पास प्रमाण है कि उसका उर्दू ही नहीं बल्कि संस्कृत साहित्य से भी बड़ी अभिरुचि थी। उसका एक अभिलेखित ग्रंथ मेरे पास मौजूद है। तो मोहम्मद शाह रंगीले को बदनाम भले किया गया हो, लेकिन वो भारतीय संस्कृत में पनपती सारी भाषाओं को पैट्रोनाइज कर रहे थे। वहाँ पर गज़ल भी पैट्रोनाइज हुई। लेकिन जब 1838 में 1838 में याद आ गया, 1838 में जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ तो उस समय वहाँ भगदड़ मच गई। तो उसमें जो शायर थे, तवाइफे थी और जितने भी इस प्रकार से कला से जुड़े हुए थे, वहाँ से भगदड़ मच गई। वो सबसे पहले फैज़ाबाद आए, लेकिन फैज़ाबाद की स्थिति ये थी कि यहाँ पर नवाबों ने अपना घर तो बनाया था, लेकिन वो स्वयं यहाँ शेखों और पठानों के संघर्ष में फंसे हुए थे, तो उन्होंने प्रश्रय नहीं दिया। वहाँ से ये भागकर फिर जौनपुर, वाराणसी, पटना और कई स्थानों में जाकर प्रश्रय लिया। वहाँ प्रश्रय लेने के बाद कुछ दिल्ली के आसपास इलाकों में रुक गई थी। बाद में जब वहाँ थोड़ी शांति आई तो थोड़ा थोड़ा उनका वापस होना प्रारंभ हुआ कि मोहम्मद शाह रंगीले का देहावसान हो गया। उनके देहावसान के बाद फिर वहाँ से भगदड़ मच गई। तब तक यहाँ की भी स्थिति बदल चुकी थी। फैज़ाबाद से ये लखनऊ की तरफ पलायन प्रारंभ हो गया था और फिर ये सब तवाइफें वहाँ से आकर लखनऊ में जम गई। वहाँ इनको आदर सम्मान प्रतिष्ठा मिला। ये है लखनऊ की तवाइफों की यात्रा। वो कैसे पंजाब, दिल्ली और इन सब स्थानों से चलती हुई फैज़ाबाद, जौनपुर, पटना और कई स्थानों से भटकती हुई अंततः आकर इनको लखनऊ में शरण मिली। लखनऊ में आने के बाद यहाँ पर इनकी फिर कई बनी है। हमने जब पढ़ा उसे कंचनियाँ, चूने वालियाँ, नागरानियाँ, देने वालियाँ, डुमनियाँ, गौनारियाँ, इनकी अन्य कैटेगरी हुई है। यहाँ पर उनका उल्लेख करना संभव नहीं है, लेकिन सबसे अधिक नाम कमाया डेरे डाली। डेरे वालियों भी कहते हैं, डेरे डाली भी कहते हैं। कहा जाता है जब लखनऊ आबाद होने लगा तो प्रारंभ में आकर इन्होंने लखनऊ के आसपास डेरे बनाए थे। क्रमशः उनमें वो मिठ बोलियाँ उनकी बड़ी अच्छी थी, उनमें अदब थी, तहजीब थी, इसलिए उनको राजघरानों में स्थान मिल गया। फिर नवाबों के वहाँ भी प्रवेश पाई और जितनी भी यहाँ की अब ख्याल तिलक गायिकाएँ हुई हैं, जैसा कि हमारे योगेश जी ने कहा, जो 22 से बाद में बेगम बनी उनमें डेरे वालियाँ ही प्रमुखता से थी। तो इस प्रकार लखनऊ में आकर जमी और लखनऊ में आकर इनके अब थोड़ा सा इनके और दूसरे पक्ष को लेता हूँ। वैश्याओं में और तवाइफों में अंतर को समझना पड़ेगा। तवाइफों का सम्मान इसलिए था कि उनका शारीरिक संबंधों से कोई लेना देना नहीं था, केवल उनका एक कलात्मक पक्ष था। वो गाना गाती थी, वो सुनाती थी। अब गाने का भी थोड़ा संक्षेप में इन तवाइफों का इतिहास बता दूँ। पहले वो बैठ कर मुजरा करती थी। गज़ल से ही मुजरा प्रारंभ हुआ। तो जितने राजा महाराजा, नवाब, उदयी जाते जितने तो बैठते थे, मसनदे लगाकर बैठते थे। बगल में पीकान रखा रहता था, उधर पानान रहता था और इनका बैठे बैठे केवल भाव भंगिमा से नृत्य किया करती थी। और ये बड़े लोग जब वो समापन होता था कार्यक्रम का तो वही एकदम गिरदों के नीचे पैसे रखकर चले जाते थे। वो बढ़ जाता था। वो बाद में इनका जी मचला कि दूर से क्या थोड़ा नज़दीक आके हाथ ऐसे चला के करें
तब ये लोग उठकर उनके पास आने लगे। पास आने की प्रक्रिया में जरा बीच में फिर नृत्य आ गया, फिर मटकते झुमकते और उनके पास आने लगे। लेकिन उसमें दिक्कतें होने लगी। किसी रईस को ये शक होने लगा कि ये मुखातिब फलाने की तरफ ज़्यादा हो रही है, मेरी तरफ ध्यान कम जा रहा है। फिर इन लोगों में आपस में वो आपने पिक्चर वगैरह में दृश्य देखा, वो गलत नहीं उठ के खड़े हो गया, वो हुड़दंग मचने लगा। ये हुड़दंग वहाँ तो सीमित रहा, लेकिन जब वो समाज के अन्य भागों में पहुँचा तो उसमें उच्छृंखल प्रवृत्ति के लोग उसमें आने लगे। तो नतीजा ये इन्हीं तवाइफों के वहाँ फिर पहलवान रखे जाते थे कि जो उद्दंड टाइप के आदमी आकर तो इस प्रकार की बेहोती किया करें तो पहलवानों में इशारा हो जाता था, उनको उठा के बाहर फेंकाओ, उनको बाहर खोई गाते थे, वो कार्यक्रम फिर चलने लगता था। तो इनके ये पुस्तक का पूरा विनोद दे नहीं सकता, मैं इसे यहीं से काट रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। 1860 ये गदर के बाद, 1857 के बाद इन लोगों ने जब यहाँ स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा तो ये संपन्न बहुत थी, तो इन्होंने उस युद्ध के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए पैसे दिए, योगदान दिया। और वो उनका सबसे खराब समय था, क्योंकि इन अंग्रेजों ने फिर इनको एकदम झुंड के झुंड उठाकर अपने वहाँ छावनियों में सिपाहियों के सुपुर्द कर दिया। और वहाँ उनकी जो स्थिति बनी है उसके लिए जितना कहा जाए कम है। उनके इस योगदान को हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। इसके अलावा जैसे हमारे योगेश जी कह चुके हैं, तो उसमें बड़े बड़े घरों के लोग तो तालीम लेने जाते थे। उसमें खास तौर से सोनारों के बच्चे दूर दूर से आते थे, कानपुर से आते थे। क्योंकि हैदराबाद के नवाबों की बेगमों के साथ ये लोग जेवर बेचने जाते थे। वहाँ तरीका ये होता था कि वो लोग अपने पुराने जेवर फेंक देती थी, नए ले लेती थी और बीच का डिफरेंस लेके चले आते थे, और उसके बारे में ना तौल ना माप, सब ऐसे हो जाता था। तो कम से कम अदब तो हो, तहजीब तो हो, मन तो हो सके कि इनसे सामान एक्सचेंज करने। इस अदब को सीखने के लिए ये सोनार के लोग यहाँ आते थे और सीखते थे कि कैसे जाना है, कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है। ये तो एक कॉमर्शियल पक्ष हो गया, तो बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर था इसका। और बड़े लोगों को जैसा अभी आपने भी बताया था कैसे वेलकम करें। खैर ये लखनऊ के कल्चर का एक पार्ट था, शायद जो पुराने लखनऊ वाले जानते, कम से कम हमारे घर में सिखाया गया था। जब मेहमान आए, लखनऊ के लिए कहा जाता है कि द पर्सन whom you meet, if that person feels elevated, it means you are represented लखनऊ। जिससे आप मिलते हैं अपने को पढ़ा तो समझा, पढ़ा तो मैं इसके सामने, तो आपने लखनऊ को रिप्रेजेंट कर लिया। अगर आपने उसको नीचा दिखाने की कोशिश की तो आप लखनऊ के नहीं हैं। ये लखनऊ की सबसे बड़ी पहचान है। और जो लखनऊ में बाहर से आते हैं उनको मैं इसी से पहचान जाता हूँ। जब वो एकदम हाथने लगता मैं समझ जाता हूँ लखनऊ का होना। और जो अदब से बात करता है मैं समझ जाता हूँ। ये तो इनका एक पक्ष है। अभी एक प्रश्न उठा था कि उस्तादों का नाम क्यों हुआ और तवाइफों का क्यों नहीं हुआ। प्रश्न उचित था और उत्तर भी उचित था। जैसा कि उन्होंने बताया, पुरुष वर्चस्व समाज था इसलिए ऐसा था, लेकिन इसके साथ एक पहलू और भी था। उन दिनों गुरुओं को बड़ा सम्मान दिया जाता था। वो उनको जाने दीजिए जो आदमी लोग भी अपने गुरुओं के चरणों में बैठ कर जो सीखते थे, कभी उनके ऊपर उठने की कोशिश नहीं करते थे। या तो गुरु खुद सामने उसको बैठाते, ये मेरा चेला है, देखिए इसको मैंने सिखाया सुनिए, या उसके दिवंगत होने के बाद ही अपना झंडा गाता था, उसके पहले नहीं। ये लखनऊ की अदब का एक अंश था, इसलिए तवाइफों का ज़्यादा हो। लेकिन कार्यक्रम में उस्ताद को हमेशा अपनी शागिर्दगी की बड़ी तारीफ करते थे। सिखाओ, देखिए इसको बेटा, इसको ये सुनाओ, उसको बच्ची तरह मानते थे लखनऊ की अदब में। तो इस प्रकार लखनऊ की तवाइफों का एक अलग दर्जा है, इनको हल्के नहीं लेना चाहिए इनका। और एक चीज़ और बता दूँ, इन तवाइफों के जैसा ये तो आपने बता ही दिया कि विवाह करने के बाद भाई से भी कम ये बात और भी थी उनमें, एक नहीं अनेक है ऐसे उदाहरण कि जैसे कोई उन पर लट्टू होकर अपना सब न्यौछावर करके एकदम दुर्दिन को पहुंच गया, तो वो तवाइफ उसके पास जाती थी, आप चिंता क्यों करते हैं, मैं
और फिर वो उसकी होकर रह जाती थी और जितना कमाती थी उससे सब उसको समर्पित वापस कर देती थी और उसका जीवन आनंद से कट जाता था। ये प्रामाणिकता के साथ रह रहा। ऐसी भी लखनऊ में हुई। लखनऊ की तवायफों का इस मामले में और जगह का मैं नहीं कहूँगा, लखनऊ की तवायफों की ये विशेषता रही है। इसके अलावा अगर कहीं वो किसी के साथ चले गए, उसका पहले की व्यायता हुई है और है, तो कभी उसके ऊपर छाने की कोशिश नहीं की, अपने को हमेशा नंबर 2 पर रखा। और इस पर एक मैंने उसमें जिक्र किया कि जब वो अपनी जो ब्याह कर लिया था जिससे तवायफ से, जब उसके लिए कुछ खरीदने के लिए चला तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं खरीदूंगी, क्योंकि आप बेगम साहब के लिए इस वर्ष ये नहीं खरीद पाए हैं, अगर आप उनके लिए नहीं खरीद पाए हैं तो मैं नहीं लूँगी। तो वो परिवार का मेंबर भी बन जाती थी। और फिर ये इनकी कथा अनंत है। अगर कोई प्रश्न पूछेगा तो मैं उत्तर दे दूंगा। अब मैं यही विराम लगा।